नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने निर्देश दिए हैं कि अस्पताल में आने वाले मरीजों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाए ताकि उन्हें अपनी बारी के लिए इंतजार न करना पड़े। राज्यपाल ने प्रदेश के बुजुर्ग मरीजों के लिए हिदायतें जारी की हैं कि अस्पताल प्रबंधन उनको दोपहर 3 बजे के बाद बुलाए ताकि बुजुर्गों को इंतजार न करना पड़े। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के चलते अब स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज प्रदेश के माननीय राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है और तमाम तैयारियों का जायजा लिया है। इसके बाद अभी राज्यपाल ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एक ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन किया है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के चलते जो है ऑक्सीजन की भारी कमी देखने में आई थी। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग अभी से तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं 1 जनवरी से सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी हैं, जिनके अनुसार अब नॉन वैक्सीनेटेड जो लोग हैं वो सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकेंगे, उनके लिए पाबंदी रहेगी। आप देख सकते हैं ये वो ऑक्सीजन प्लांट है जिसका उद्घाटन आज माननीय राज्यपाल द्वारा किया गया है और करीब 2000 लीटर प्रति मिनट की क्षमता जो है इस ऑक्सीजन प्लांट की है। इतना उत्पादन यहाँ से होगा, तो ऐसे में एक ऑक्सीजन जो आपूर्ति है उसको लेकर एक बड़ा कदम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उठाया गया है और ये प्रधानमंत्री केयर फंड के द्वारा जो है इस ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया गया है और करीब 2000 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट जो है इसका यहाँ से उत्पादन होगा। तो ऐसे में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो है ओमिक्रॉन की मामले को देखते हुए अपनी तैयारियों में जुट गया है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। भिवानी पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार बिना रुके लगातार जनता के हित में काम कर रही है। कोरोना और किसान आंदोलन के दौरान भी प्रदेश में विकास जारी रहा और अब विकास और गति से करेंगे। साथ ही बुजुर्गों की पेंशन काटने पर भी दुष्यंत चौटाला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उम्मीद रखता हूं कि आज शाम तक जो डिपार्टमेंट्स में इन साथियों को निर्णय है उस पर भी निर्णय हो जाएगा और बेहतरीन तरीके से और अगले 3 साल हम इसी तरीके से काम कर पाएं, इस लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ेगी। हरियाणा की जनता जिस सोच के साथ इस गठबंधन के साथ जुड़ी है, मुझे लगता है हमने आम जन के लिए बेहतर काम कर दिखाया और इसीलिए चाहे वो नीति आयोग हो, गुड गवर्नेंस हो, हर एक में हरियाणा की रैंकिंग प्राथमिक नंबरों में आने लगी। नहीं तो किसान आंदोलन हो, कोरोना हो, उस दौरान भी बेहतर तरीके से काम किया, इसलिए प्रदेश विकास के पथ पर चला। और अब तो क्योंकि व्यवस्था बेहतर हुई है, अगर ये ओमिक्रॉन का प्रकोप नहीं आएगा तो और अच्छा काम करेंगे। तो कानून भूपेंद्र हुड्डा के समय पर परिवर्तित हुआ था कि जिस बुजुर्ग की दंपत्ति की हस्बैंड वाइफ की आय 2 लाख से ज़्यादा है सालाना, उसको उस समय पेंशन नहीं दी जाती। परिवार पहचान पत्र के साथ हमने लिंक किया तो कई जगह परिवार की आय को उठा लिया गया और उसके लिए रेक्टिफाई ओम प्रकाश जी ने भी कर दिया है, मैं भी कर देता हूँ कि किसी की भी पेंशन नहीं कटेगी। अगर किसी के इस तरह का ऑटोमेटेड एरर आता है तो अपने डिप्टी कमिश्नर को एफिडेविट दे कि उनके परिवार की आय, उनके हस्बैंड वाइफ की आय, बुजुर्गों की आय 2 लाख से कम है, उसको वेरीफाई भी तुरंत कराया जाएगा और उसको दोबारा सुचारू रूप से चलाया जाएगा। कोरोना के खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो वहीं जिले सोनीपत में नाइट कर्फ्यू को लेकर प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं। जो लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। तो वहीं जिले में प्रशासन मास्क को लेकर भी लगातार जागरूक लग रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से सभी 121 गाड़ियां, PCR और सभी SHO को कोरोना नियमों का पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक हरियाणा गवर्नमेंट ने नाइट कर्फ्यू डिक्लेयर कर रखा है, रात में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक।
तो इनको इन्फोर्स करने के लिए सोनीपत पुलिस ने पूरे इंतज़ाम कर रखे हैं। हमने स्पेशल गश्त बढ़ा दी है। इस टाइम पे पुलिस की जो पेट्रोलिंग है वो बढ़ी हुई है। इसके अलावा स्पेसिफिक नाके लगाए जा रहे हैं, डे डोमिनेशन किया जा रहा है। हर दूसरे दिन या तीसरे दिन पुलिस का है, पुलिस डोमिनेशन, नाइट डोमिनेशन किया जा रहा है। बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों के चलते अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। विदेश में प्रतिबंधों से देश की एक्सपोर्ट कंपनियों को बहुत नुकसान हो रहा है। मानेसर इंडस्ट्रियल सेक्टर के इंडस्ट्रियलिस्ट की माने तो देश की इंडस्ट्रीज का ज्यादातर एक्सपोर्ट यूरोप में होता है और यूरोप में ओमिक्रॉन के चलते इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके चलते मानेसर की इंडस्ट्रीज को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने पहले ही इंडस्ट्रीज की कमर तोड़ रखी है। अब ओमिक्रॉन के चलते आर्थिक नुकसान से कई औद्योगिक इकाइयां बंद हो जाएंगी। ऐसे में सरकार को अभी से तमाम तरीके के कदम उठाने चाहिए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने लोगों के अंदर दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। तो वहीं एक तरफ स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने कोरोना से बचाव के लिए जिले में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा कर लिया है, जिसके बाद झज्जर जिला प्रदेश में 6वें स्थान पर आ गया है। इसकी जानकारी जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने ट्वीट कर दी है। पुनिया ने बताया कि मौजूदा स्थिति में जिले में वैक्सीन की पहली डोज का 100% टारगेट पूरा किया गया है और दूसरी डोज 69% लोगों को लग चुकी है, जो कि सप्ताह भर में पूरा कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान को पूरा करने के लिए 30 व 31 दिसंबर को जिले भर के 247 गांवों में 2 दिनों तक मेगा कैंप चलाया जाएगा। कोविड वैक्सीनेशन का जो मुहिम चल रही है उसमें फर्स्ट डोज जो एलिजिबल पॉपुलेशन थी जिले की, जो 100% कवरेज हमने उसका हासिल कर लिया है और दूसरे डोज में भी अभी 69% के आसपास है। तो इसको भी हम प्लान जो हमारा बना हुआ है उसमें हम चाह रहे हैं कि एक सप्ताह के अंदर ये भी 100% हो जाए, तो ताकि आगे आने वाले टाइम में जो 15 से 18 की जो एज ग्रुप को हो या फिर बूस्टर डोज लगने के हो, तो उन लोगों पे हम आगे और काम कर पाएँ और जो ओमिक्रॉन का जो संकट है उससे कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी राहत इससे जरूर दिला पाएँ हम। हमारा ये ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर नूंह डीसी शक्ति सिंह ने कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर लोग लापरवाही न बरतें। उन्होंने कहा कि 3 जनवरी से 15 से 18 उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और इसके साथ ही 10 जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर, 60 साल या फिर इससे ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों ने अब तक दूसरी डोज नहीं लगवाई है वो जल्द ही दूसरी डोज लगवाएं। देखिए जी, टोटल ज़िले में रिव्यू के बाद से और पिछले 1.5-2 महीने में आप लोगों के सहयोग से और सभी रिलीजियस एंड सोशल लीडर्स के सहयोग से कुल 8,34,000 डोज लग चुकी हैं, जिसमें से 6,53,000 के आसपास जो है वो फर्स्ट डोज है। तो उस हिसाब से हमने लगभग आबादी को कवर किया है। अब किसी वजह से दूसरी डोज में लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता जा रहा है, तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध भी करना चाहूँगा कि वो क्रिटिकल समय जो है वो बहुत नज़दीक आता जा रहा है। आज अभी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस थी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, तो वहाँ आपके पड़ोस में जो ज़िला है गुड़गांव, उसमें कल ओमिक्रॉन से सस्पेक्टेड ओमिक्रॉन के 60 मामले थे, जो आज 90 क्रॉस करने की संभावना। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन खत्म होने के बाद आंदोलन के कारण बंद हुई 110 ट्रेनें फिर से बहाल कर दी गईं। ट्रेनें शुरू होने से यात्रियों को अब काफी राहत मिलेगी। स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिली। अंबाला स्टेशन के डायरेक्टर ने कहा कि पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन की वजह से 110 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था और कुछ ट्रेनों को शॉर्ट रूट पर टर्मिनेट किया गया था, लेकिन अब ट्रेनों को बहाल कर दिया गया है। जिन यात्रियों ने पहले से ही इन रेलगाड़ियों में आरक्षण करवा रखा है वो बहाल रेलगाड़ियों में यात्रा कर सकेंगे। दरअसल किसानों का रेल रोको आंदोलन रेलवे और यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गया था। फिरोजपुर मंडल के रेलवे ट्रैक पर चल रहे आंदोलन से रेल यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका था।
दिल्ली अमृतसर रेलवे ट्रैक को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से सबसे पहले कटरा से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना कर दिया गया है। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से कई ट्रेन अपने गंतव्यों को रवाना हुई। दरअसल पंजाब में किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम किया हुआ था। पंजाब सरकार ने किसानों को मांगे भी मान ली हैं। ट्रेन बंद होने से यात्री कटरा, वैष्णो देवी और पंजाब नहीं जा पा रहे थे और मुख्य अमृतसर दिल्ली रेलवे ट्रैक को सुचारू रूप से चालू किया गया। पलवल जिले में किसानों का रुझान जैविक खेती की तरफ लगातार बढ़ रहा है। किसान खेतों पर ही कंपोस्ट खाद तैयार कर फसल तैयार कर रहे हैं। गांव कुलैना के प्रगतिशील किसान बलराम शर्मा ने बताया कि रासायनिक खादों को छोड़कर पिछले कई वर्षों से जैविक खेती कर रहे हैं और अन्य किसानों को भी जैविक खेती की ओर प्रेरित कर रहे हैं। किसान हरिचंद ने बताया कि जैविक खाद की गुणवत्ता काफी अच्छी है। जैविक खाद का प्रयोग खेतों में करने से फसल की गुणवत्ता में काफी बदलाव आता है। जैविक खाद से तैयार फसलें स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हैं, इसलिए सभी किसानों को रासायनिक खादों को छोड़कर जैविक खादों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो खाद हम तैयार कर रहे हैं, ये खाद एक ऐसा खाद है जिसकी गुणवत्ता अच्छी है और अच्छा ही इसका रिजल्ट है। और हम तो भाई सभी किसान भाइयों से और सभी से अनुरोध इसी बात का कर रहे हैं, भैया ये जो खाद है इसमें बनाने में ही जो बात है और करने में जो बात है, तो ये स्वास्थ्य के लिए भी ज़्यादा अच्छा है और हमारे आमदनी के लिए भी अच्छा है। हम ये एक जैविक खाद बना रहे हैं जिसका नाम है शिवांश खाद। इस खाद में हम 3 लेयर बनाते हैं, जैसे एक सूखे की, एक हरे चारे की, एक गोबर की। तो ऐसे करके हम 6 से 7 8 लेयर इसमें बना देते हैं। तो उसकी फिर हर 4 दिन में पलटाई करते हैं। उसकी पलटाई के बाद हमारी ये खाद तैयार हो जाती है। तो हम इस खाद को जब इस खेत में डालते हैं, जैविक खेती में जब हम इसको अप्लाई करते हैं, तो इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। इसमें हमें कोई भी फर्टिलाइज़र, कोई भी खाद बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैथल में आज सीएम फ्लाइंग की छापेमारी जारी है। सीएम फ्लाइंग को गुप्त सूचना मिली थी कि कैथल के डोगरा गेट पर एक पनीर बनाने की फैक्ट्री है जहां पर मिलावटी पनीर बनाया जाता है। और दूसरी शिकायत शेरगढ़ रोड पर एक मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री में मिलावटी मिठाई की शिकायत मिली थी और इस पर आज सीएम फ्लाइंग में इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार के नेतृत्व में और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर राजीव शर्मा के नेतृत्व में 2 जगह छापेमारी की गई। जानकारी के अनुसार 100 किलो पनीर मौके पर था जिसके सैंपल्स लिए गए और 3 तरीके की मिठाइयों के सैंपल्स लिए गए हैं। मिठाई की फैक्ट्री में मिठाइयां, मक्खियां मरी पड़ी मिली जिससे कि सैंपल्स विभाग ने लिए हैं। बाकी की कार्रवाई से सैंपल्स की रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। यमुनानगर के टोल प्लाजा पर मंगलवार को 4 साहिबजाद के पोस्टर फाड़ दिए गए, जिसको लेकर सिख समुदाय ने बुधवार को यमुनानगर के गधूला टोल प्लाजा पर जाम लगा दिया और फाड़े गए पोस्टर को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। जिसके कुछ ही देर बाद पुलिस ने मौके को संभालते हुए टोल प्लाजा के मैनेजर और सुपरवाइजर और अन्य 2 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सिख समुदाय को शांत किया। सिख समुदाय की ओर से फैसला किया गया कि टोल प्लाजा कर्मचारियों ने जिस तरीके से 4 साहिबजादा के पोस्टर्स फाड़े हैं, उसको लेकर 1 साल के लिए टोल प्लाजा पर 4 साहिबजादों का बड़ा फ्लैक्स लगाया जाएगा, जिस पर 4 साहिबजादे की तस्वीरें होंगी और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूप और साहिबजादा सूप सानू मिले, ਉਹ ਫਲੈਕਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ संगत ਦਾ सलाह ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ दर्ज कराया। कितने लोग? एक सुपरिटेंडेंट। समाज के लोगों ने अपने फ्लैक्स लगाए हुए थे। अपना शहीदी दिवस मनाया जा रहा था 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, जो टेम्परेरी तौर पे फ्लैक्स लगवाए थे। और वो क्या हैं रूटीन में इन्होंने क्या है टोल प्लाजा वाले जो कर्मचारी हैं उनके वर्करों ने उठा के पाड़ कर ले आए थे और जो फ्लैक्स वो इन्होंने खुर्द-बुर्द कर दिए।
बल्लभगढ़ से मोहाना तक हरियाणा रोडवेज ने महिलाओं और छात्राओं के लिए स्पेशल बस चलाई है, जिससे पहले के पिछले दिनों इस रूट पर 3 बसें चलाई थी, लेकिन छात्राओं और महिलाओं की डिमांड पर स्थानीय विधायक नैनपाल रावत के आदेश पर हरियाणा रोडवेज ने इस रूट पर 1 बस और चला दी है। रोडवेज अधिकारियों की माने तो अगर आगे भी इसी तरीके की डिमांड रही तो बसों की संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है। नैनपाल रावत विधायक जी हैं, उन्होंने बच्चों ने उनसे डिमांड रखी तो उनकी डिमांड के आधार से हमने उस गाड़ी को चलाया। ये इसमें सिर्फ केवल महिला ही हैं, इसमें जेंट्स नहीं है। जेंट्स तो हम इस समय ले जाते हैं, जैसे हमारी गाड़ी यहाँ से सुबह 6 बजे जाएगी और उल्ली तरफ से तो हम जेंट्स ले जाएंगे, लेकिन जब ये गाड़ी पल्ली तरफ से आएगी तब इसमें केवल महिला ही आएंगी, छात्राएँ जो कॉलेज की हैं। और उन्होंने डिमांड भी हमसे बल्लभगढ़ तक ही करी है, तो इसीलिए हमने यहाँ से सुबह 6 बजे गाड़ी चल के जाएगी और मोहना से सुबह 7:30 बजे चल के आएगी, फिर शाम को यहाँ से 3:30 जाएगी, उनको छोड़ के आएगी। पल्ली तरफ से जो भी सवारी मिलेंगी उनको ले जाएगी। चरखी दादरी में आईटीआई के छात्र बस पास बनवाने के लिए गए थे। छात्रों के बस पास न बनवाने से इनकार कर दिया गया, जिससे छात्रों में भारी रोष है। छात्रों ने बस पास बनवाने की मांग को लेकर गांव बलाली में रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। रोड जाम के कारण वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई, जिससे राहगीरों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम की स्थिति देख झोंझू कला थाने के प्रभारी पहुंचे। थाना प्रभारी ने छात्रों को समझाया और आश्वासन दिया और उसके बाद छात्रों ने जाम खोला। हांसी में फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया, जिसमें जन्म और मृत्यु के फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान आरोपियों से अन्य साथियों के बारे में पता लगाने की कोशिश की जाएगी और पुलिस टीम ने इनके कब्जे से लैपटॉप, स्कैनर और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आरोपियों ने हरियाणा के अलावा अन्य राज्य में फर्जी सर्टिफिकेट बनाए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान श्याम सुंदर और निर्भय के नाम से हुई है। दोनों आरोपी यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपियों ने कुछ दिन पहले हांसी सिविल अस्पताल की वेबसाइट का पासवर्ड चोरी किया था। पानीपत में ट्रैवल एजेंसी की तरफ से जबरन वसूली का मामला सामने आया। ट्रैवल एजेंसी संचालक और स्टाफ हथियार के बल पर जबरदस्ती वसूली करते थे। जबरन वसूली करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से एक 32 बोर की लाइसेंसी पिस्तौल और 2 मैगजीन, 11 जिंदा रॉड, 2 मोबाइल फोन, 5000 रुपए बरामद किए गए हैं। एसपी विजय सिंह ने बताया कि ट्रैवल एजेंसी के स्टाफ की टीम हथियार के बल पर जबरन वसूली करते थे, तो वहीं इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए CIA 2 ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फतेहाबाद में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। ऑनर किलिंग मामले में युवती की हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और इसी को लेकर मृतका का पति जन संगठनों के साथ लेकर लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठा है। मृतक युवती के पति का कहना है कि जब तक उसकी पत्नी के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। युवा और महिला संगठनों ने भी साथ में धरना शुरू किया। मेरी पत्नी की हत्या हुई है, 1 महीना हो गया पूरा, 30 तारीख को हुई है। प्रशासन कोई निष्पक्ष जांच नहीं कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, इस वजह से कर रहे हैं हम। इज्जत के नाम पे हत्या की गई थी, घर पे बुला फुसला के। इसमें जी 5 आरोपी थे, माँ बाप चाचा और यही थे जी। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई उसमें। महम चौबसी के मदीना गांव में एक आत्महत्या का मामला सामने आया है। शहीद स्थल में एक पेड़ से एक व्यक्ति का शव लटका मिला। मृतक की पहचान रोहतास के नाम से हुई है और ये मदीना का रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक की उम्र लगभग 55 वर्ष बताई जा रही है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए PGI के लिए रेफर कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।